दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने जीव जगत को एक खास तरह से फायदा पहुंचाया है। कैसे एक व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बावजूद अपनी जान बचाई। और क्या आप स्पर्म के बारे में ये अनोखी बात जानते हैं? इन मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 1, 1930 के दशक तक दुनिया के ज्यादातर लोगों को पापुआ न्यू गिनी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय ऑस्ट्रेलियाई सोने की खोज करने वाले लोगों ने जब इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो उन्हें पता चला कि वहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। 1950 के दशक में जब शोधकर्ताओं उन गांवों तक पहुंचे तो उन्हें एक बेहद परेशान करने वाली बात पता चली। लगभग 11,000 लोगों की एक जनजाति जिसे फोर कहा जाता था, उसमें हर साल 200 तक लोग एक रहस्यमय बीमारी से मर रहे थे। उन्होंने इस बीमारी को कुरू नाम दिया, जिसका अर्थ होता है कांपना या थरथराना। जब इस बीमारी के लक्षण शुरू होते थे तो मौत तेजी से आती थी। सबसे पहले लोगों को चलने में परेशानी होने लगती थी, जो इस बात का संकेत था कि वे अपने अंगों पर नियंत्रण खोने वाले हैं। वे अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण खो देते थे। इसी वजह से इसे हंसने वाली मौत यानी लाफिंग डेथ कहा जाता था। 1 साल के अंदर वे न तो फर्श से उठ पाते थे और न खुद खाना खा पाते थे और ना ही अपने शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर पाते थे। कई स्थानीय लोग मानते थे कि यह किसी जादू टोने का परिणाम है। यह बीमारी मुख्य रूप से वयस्क महिलाओं और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती थी। कुछ गांवों में तो लगभग कोई युवा महिला बची ही नहीं थी। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी की मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट शर्ली लिंडेनबाम ने कहा, वे खुद को बचाने के लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें जनसंख्या के हिसाब से पता था कि वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई तरह के संक्रमण और जहरीले तत्वों को जांचने के बाद शोधकर्ताओं को लगा कि शायद इसका कारण जेनेटिक हो सकता है। इसलिए 1901 और परिवारों की वंशावली तैयार करने लगी ताकि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोज सकें। लेकिन लिंडेनबाम, जो आज भी इस बीमारी पर लिखती हैं, जानती थी कि यह आनुवांशिक बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि यह एक ही सामाजिक समूह की महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर रही थी। लेकिन जरूरी नहीं कि वे एक ही आनुवांशिक समूह से हों। उन्हें यह भी पता था कि यह बीमारी सबसे पहले उत्तर के गांवों में लगभग 1900 ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे दशकों में दक्षिण की ओर फैल गई। लिंडेनबाम को शक था कि इसके पीछे क्या कारण है और उनका अनुमान सही निकला। इसका संबंध अंतिम संस्कार की परंपराओं से था, विशेष रूप से मृत शरीर को खाने की परंपरा से। कई गांवों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर को पकाकर खाया जाता था। यह उनके लिए प्रेम और शोक व्यक्त करने का एक तरीका था। एक चिकित्सा शोधकर्ता ने बताया, अगर शरीर को दफना दिया जाता तो उसे कीड़े खा जाते। अगर उसे किसी मंच पर रखा जाता तो उसे कीड़े मक्खियां खा जाती। फोर लोगों का मानना था कि मृत व्यक्ति के शरीर को कीड़ों के बजाय उन लोगों द्वारा खाना बेहतर है जो उससे प्यार करते थे। आखिरकार लिंडेनबाम जैसे शोधकर्ताओं के प्रयासों के बाद जीव वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अजीब बीमारी मृत लोगों के शरीर को खाने की वजह से फैल रही थी। इस मामले की पुष्टि तब हुई जब अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के एक समूह ने संक्रमित इंसानी दिमाग के ऊतकों को चिंपैंजी में इंजेक्ट किया और कुछ महीनों बाद उन जानवरों में भी कुरू बीमारी के लक्षण विकसित होते दिखे। इसके बाद यह साबित हो गया कि कुरू बीमारी का कारण मृत शरीर के सेवन से फैलने वाला संक्रमण था। नंबर 2, एमिल लीरे को 1993 में, जिन्हें कभी कभी असली जिंदगी का टोनी स्टार्क या मैड मैक्स कहा जाता है, अफ्रीकी रेगिस्तान से बच निकलने का एक अनोखा तरीका ढूंढना पड़ा। जब उनकी सिट्रॉन 2CV सबसे नजदीकी गांव से लगभग 20 मील दूर खराब हो गई तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कार के पुर्जों का इस्तेमाल करके एक चलने लायक मोटरसाइकिल बना डाली।
यह घटना तब हुई जब वह मोरक्को के रेगिस्तान को पार करते हुए टेंटेन शहर से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया, मैं इसे ऑफ रोड करना चाहता था क्योंकि मैं अफ्रीका की लगभग 10 बार यात्रा कर चुका था, इसलिए मुझे इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी और मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने 2CV से जाने का फैसला किया क्योंकि हालांकि यह 4x4 गाड़ी नहीं है, लेकिन यह बहुत मजबूत है। अफ्रीका में इसे स्टील कैमल यानी लोहे का ऊंट कहा जाता है क्योंकि यह लगभग हर जगह जा सकती है। बस इसे धीरे और सावधानी से चलाना पड़ता है। इसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने ज्यादा जोर लगाया और इसी वजह से यह टूट गई। मैं पैदल वापस नहीं जा सकता था क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। मैंने खुद को उस स्थिति में डाल दिया जिसे सर्वाइवल मोड कहा जाता है। मैंने कम खाना शुरू किया और अपने पानी व भोजन के भंडार पर नजर रखी ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सकें। उस समय उन्होंने फैसला किया कि जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता लगानी होगी। उन्होंने कार के चेसिस को छोटा करके उसे मोटरसाइकिल के बीच में लगाया, कार के पिछले बम्पर को सीट में बदल दिया और आगे का पहिया सस्पेंशन के साथ बनाया। उन्होंने इंजन और गियर बॉक्स को भी बीच में स्थापित किया। आखिरकार इस अनोखी मोटरसाइकिल को बनाने में उन्हें 12 दिन लगे। यह एक शानदार उपलब्धि थी, खासकर यह देखते हुए कि आखिरी दिन उनके पास केवल आधा लीटर पानी बचा था। अपनी बनाई हुई मोटरसाइकिल पर एक दिन चलने के बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें नजदीकी गांव तक पहुंचाया। इस कहानी की सबसे मजेदार बात यह है कि पुलिस ने उन्हें इस वाहन के सही दस्तावेज न होने के कारण जुर्माना भी लगाया। आज तक एमिल लीरे ने उस मोटरसाइकिल को संभाल कर रखा है जिसने रेगिस्तान में उनकी जान बचाई थी। नंबर 3, शुक्राणु हमारे ग्रह पर मौजूद लगभग हर जीवित प्राणी के प्रजनन में फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल हैं। 17वीं शताब्दी में बने शुरुआती माइक्रोस्कोपों में से एक का विकास एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने पिघले हुए कांच की एक बूंद को सावधानी पूर्वक पीसकर और चमकाकर एक शक्तिशाली लेंस बनाया। इनमें से कुछ लेंस किसी वस्तु को 270 गुना तक बढ़ा करके दिखा सकते थे। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद 200 से अधिक वर्षों तक इससे बेहतर लेंस नहीं बनाया जा सका। ल्यूवेनहॉक के लेंस ने उन्हें सूक्ष्म दुनिया का पहला खोजकर्ता बना दिया। वे बैक्टीरिया, हमारे कोशिकाओं के अंदर के हिस्से और शुक्राणुओं जैसी चीजों को देख सकते थे। जब ल्यूवेनहॉक ने पहली बार शुक्राणु को देखा तो उन्होंने उसे एक जीवित सूक्ष्म प्राणी बताया जिसकी एक पूंछ होती है जो तैरते समय सांप जैसी गति से हिलती है, बिल्कुल पानी में तैरती हुई ईल मछली की तरह। दिलचस्प बात यह है कि शुक्राणु के तैरने के तरीके को लेकर हमारी सोच आज तक नहीं बदली थी। आधुनिक माइक्रोस्कोप से देखने पर भी ऐसा लगता था कि शुक्राणु अपनी पूंछ को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नवीनतम शोध से पता चला है कि पिछले 350 वर्षों से हम वास्तव में शुक्राणु के तैरने के तरीके को गलत समझ रहे थे। ब्रिटेन और मैक्सिको के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अत्याधुनिक 3D माइक्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल करके शुक्राणु की पूंछ की तेज गति को 3D में गणितीय रूप से दोबारा बनाया। शुक्राणुओं का छोटा आकार ही उन्हें अध्ययन के लिए कठिन नहीं बनाता, बल्कि उनकी पूंछ भी बेहद छोटी होती है, लगभग बाल की चौड़ाई की आधी। इसके अलावा वे बहुत तेज गति से चलते हैं। शुक्राणु की पूंछ की चाबुक जैसी गति 1 सेकंड से भी कम समय में 20 से अधिक बार तैरने वाली चाल पूरी कर सकती है। इसके लिए शोधकर्ताओं को एक बेहद तेज कैमरे की जरूरत पड़ी जो 1 सेकंड में 55,000 से अधिक तस्वीरें ले सके। इस कैमरे को एक तेज गति से ऊपर नीचे हिलने वाले मंच पर लगाया गया ताकि स्वतंत्र रूप से तैर रहे शुक्राणु की पूंछ को 3D में स्कैन किया जा सके। जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि शुक्राणु की पूंछ थोड़ी टेढ़ी होती है और केवल एक ही तरफ हिलती है। सामान्य रूप से ऐसा होने पर शुक्राणु को गोल गोल घूमते हुए तैरना चाहिए था, लेकिन शुक्राणुओं ने आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका खोज लिया।
वे तैरते समय अपने शरीर को घुमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊदबिलाव पानी में पेंच की तरह घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह पूंछ की एक तरफ की असमान गति संतुलित हो जाती है और शुक्राणु सीधे आगे बढ़ पाता है। जब 2D माइक्रोस्कोप से ऊपर से देखा जाता है तो शुक्राणु का बहुत तेज और पूरी तरह तालमेल वाला घूमना एक भ्रम पैदा करता है। ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रही है, लेकिन इस खोज से पता चलता है कि शुक्राणुओं ने अपनी असमान बनावट की भरपाई करने के लिए एक विशेष तैरने की तकनीक विकसित कर ली है। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक गणितीय समस्या को भी हल कर दिया है, यानी असमानता से समानता बनाना। शुक्राणु का शरीर उसी समय घूमता है जब उसकी पूंछ तैरने की दिशा के चारों ओर घूमती है। वह पानी जैसे तरल पदार्थ में एक घूमते हुए लट्टू की तरह आगे बढ़ता है, अपने चारों ओर घूमते हुए, जबकि उसका झुका हुआ अक्ष केंद्र के चारों ओर घूमता रहता है। नंबर 4, पोड अपने नवजात बछड़ों को ठंड से बचाने वाली चोट से बचाने का कोई तरीका ढूंढ रही थी। इसके लिए उन्होंने बछड़ों के लिए जैकेट और एक जोड़ी कान ढकने वाले मफ्स खरीदे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने कढ़ाई का व्यवसाय चलाने वाली एवर्स से पूछा कि क्या वह कुछ अतिरिक्त जोड़ी खुद सिल सकती हैं। एवर्स को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार किया जो आगे चलकर मुंह मफ्स के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन एवर्स को डर था कि अगर ऊनी कपड़ा गीला हो गया तो ये कान ढकने वाले मफ्स बछड़ों के कानों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऊनी कपड़े के साथ बाहर की तरफ पानी रोकने वाली सामग्री भी लगाई और इसमें एडजस्ट करने वाली पट्टियां भी जोड़ दी। पोड ने इस डिजाइन को अपने फार्म के फेसबुक पेज और कई शो कैटल सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी साझा किया और बताया कि वह $20 प्रति जोड़ी की कीमत पर मुंह मफ्स बेच रही हैं। लोगों ने इन्हें खरीदने में काफी रुचि दिखाई और अपनी अपनी जोड़ियों की मांग करने लगे। नंबर 5, जहां एक ओर कोरोना वायरस ने आधुनिक समय में धरती पर देखे गए सबसे बड़े संकटों में से एक को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इस वैश्विक महामारी के पर्यावरण पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। मार्च 2020 में भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के तट पर लगभग 4,75,000 से अधिक लुप्त प्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुए लगभग 6 किलोमीटर लंबी ऋषिकुल्या बीच पर आए। वे वहां अपने घोंसले बनाने और अंडे देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 के खतरे के कारण लगाए गए प्रतिबंधों ने इन हजारों लाखों लुप्त प्राय कछुओं को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप, विशेष रूप से पर्यटकों की मौजूदगी से बचा लिया। इसके परिणाम स्वरूप कई वर्षों में यह उनका सबसे सफल सामूहिक अंडे देने वाला आयोजन साबित हो सका। वन विभाग के अनुसार दिन के समय होने वाले इस अंडे देने की प्रक्रिया में 2,50,000 से अधिक मादा कछुओं ने हिस्सा लिया। आमतौर पर इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी परेशानी होती थी। कौवे और सियार भी कछुओं पर हमला करते थे, जबकि स्थानीय शिकारी बाद में आकर कछुओं के अंडों को चुरा लेते थे और उन्हें गांव के स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण 2020 में हुए इस सामूहिक अंडे देने के दौरान किसी भी तरह की ऐसी बाधा नहीं आई। द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार इससे 25 वन रक्षकों और शोधकर्ताओं को अपना पूरा ध्यान कछुओं की सुरक्षा पर केंद्रित करने का अवसर मिला। उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित गहिरमाथा बीच पर भी एक सफल सामूहिक अंडे देने की घटना हुई। अधिकारियों के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ अंडे दिए गए। हालांकि हजारों अंडे मादा कछुओं द्वारा दूसरे कछुओं के घोंसलों के ऊपर अंडे देने के कारण नष्ट हो गए। यह सामूहिक अंडे देने की प्रक्रिया में सामान्य बात है, क्योंकि प्रत्येक मादा कछुआ औसतन 80 से 100 अंडे देती है। इन अंडों से लगभग 45 दिनों में बच्चे निकलने की संभावना होती है, जिसके बाद छोटे छोटे कछुए समुद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।